रिटायर हुए, उनका बयान आया था कि ये आरक्षण वाले हरामी होते हैं। 80 और 27 से बाहर नहीं जाओगे, तुम 80 और 20 से बाहर नहीं जाओगे और टोटल 50 से बाहर नहीं जाओगे, फिर 50% कौन खाएगा? फॉरवर्ड तो खा रहा है। तो सही मामले में जो 27% आरक्षण ओबीसी को, इसका लोगों को दर्द है, 20% एससी को है दर्द है, ये 15% जनसंख्या को 50% आरक्षण इस वक्त किसी ध्यान नहीं जाता। मेरिट खराब हो जाएगी, डॉक्टर्स जो आएंगे वो पेट में कैंची छोड़ देंगे, इस तरीके का नरगल उनका बयान आया था कि ये आरक्षण वाले हरामी होते हैं। रोहिणी कमीशन पर आते हैं सर। मान लीजिए हम कि जाति का जनगणना हो जाती है और उसके आंकड़े भी आ जाते हैं 2027 में, क्या रोहिणी कमीशन की रिपोर्ट जो है वो एक बड़ा मुद्दा बन पाएगी? क्योंकि जहां तक हम जान रहे हैं कि अखिलेश यादव या समाजवादी पार्टी शायद उसका समर्थन ना कर पाए, है ना। कांग्रेस के पास मौका है, बीजेपी के पास मौका है, बसपा के पास मौका है। तो क्या लगता है कि अगर इनमें से कोई दल रोहिणी कमीशन की रिपोर्ट को लेकर बात करता है तो क्या अति पिछड़ा वर्ग जो है वो बीजेपी से शिफ्ट होकर बाकी दलों पर आ सकता है, या फिर अगर बीजेपी ही लागू कर सकती है तो कर देती है तो क्या बीजेपी को फायदा मिल सकता है? निश्चित तौर से लगभग 40% जनता प्रभावित है, जो है किसी साथ पाल हैं, प्रजापति हैं, केवड़, बिन, मल्लाह हैं, भर हैं, राजभर हैं, ऐसी तमाम जातियां हैं। टोटल 40% जनता प्रभावित है। ये जरूर है कि हर आदमी, हर समाज अपना अपना सामाजिक संगठन, राजनीतिक दल बना के आवाज उठा रहा है, क्योंकि बड़ा आवाज नहीं बन पा रहा है। इसलिए नहीं बन पा रहा है कि बड़ा दल कोई आवाज नहीं उठा रहा है। तो आने वाले दिनों में ये रोहिणी कमीशन जो है कि बड़ा मुद्दा बनेगा। आज हम लोग यहाँ पे दिल्ली में हैं, जो है कि माननीय अखिलेंद्र प्रताप सिंह साहब, ऑल इंडिया पीपुल्स फ्रंट की बैठक रही, तो इस मुद्दे को ऑल इंडिया पीपुल्स फ्रंट भी उठा रही है। तो हम तेजी के साथ हम क्षेत्र में जाएंगे, जिला मुख्यालयों पे जाएंगे और एक बड़ी आवाज जो होगी बनेगी। और 2027 का विधानसभा चुनाव जस्टिस जी रोहिणी आयोग के ऊपर ही होने वाला, अति पिछड़े समाज के ऊपर ही होने वाला है। हाँ, ये जरूर है कि लोगों ने जातिवाद जनगणना की बात करके थोड़ा सा इसे नरम जरूर किया है, क्योंकि इसमें सपा हो गई या बसपा हो गई, जो और पिछड़ों में अगड़े लोग हैं और नहीं चाहते वर्गीकरण हो, इसलिए वह जनगणना के चक्कर में पड़े हुए हैं। तो मेरा सवाल आपसे रहेगा सर कि जो ये जो जाति का जनगणना है और ओबीसी की जातियों में उपवर्गीकरण का मामला है, अति पिछड़ी जातियों के लिए सबसे महत्वपूर्ण मुद्दा क्या है? जाति का जनगणना होकर रिजर्वेशन का स्लैब बढ़ाया जाए या फिर पहले उपवर्गीकरण किया जाए? देखिए, हर दल की अपनी अपनी मान्यता है। नहीं, मैं बोला अति पिछड़े के लिए क्या? मेरी सुन तो लीजिए, मैं कह रहा हूँ। हमारी पार्टी का प्रथम सिद्धांत है कि हमारे देश और प्रदेश में जो जाति जिस आधार पर है, जातिगत आधार पर आरक्षण हो, जितनी जिसकी हिस्सेदारी परसेंटेज है, उसको उतने ही प्रतिशत सरकारी नौकरी, व्यापार, शिक्षा और राजनीति में हिस्सेदारी मिले। इससे वर्गीकरण की तो बात स्पष्ट हो ही गई, अपने आप करने की आवश्यकता ही नहीं रही। जब जातिगत गणना हो जाएगी और उसकी जाति के परसेंटेज है, मान लीजिए पाल वगैरह 5% है, तो 5% पाल वगैरह को मिल जाए, यादव 8% तो 8% यादव को मिल जाए। हमारा ये कहना है। नहीं, अगर जाति का जनगणना के आंकड़े जिस तरीके से हम देख रहे हैं कि चिराग पासवान ने एक बात कही थी जब जाति का जनगणना की बात हुई कि जाति का जनगणना हो लेकिन उसके आंकड़े सार्वजनिक ना किए जाएं, सरकार उन आंकड़ों को अपने पास रख के पॉलिसी बनाए लेकिन आंकड़े सार्वजनिक ना करें। अगर आंकड़े सार्वजनिक नहीं होते हैं, जाति का जनगणना कर ली जाती है और ओबीसी रिजर्वेशन का जो कैप है, क्योंकि अगर हम देखें तो जो इंदिरा साहनी केस है वो ये कहता है कि रिजर्वेशन जो है 50% ज्यादा एक्सीड नहीं कर सकता। तो एक बड़ा नेगेटिव पॉइंट यहाँ पर ओबीसी रिजर्वेशन के लिए ये आ जाता है कि अगर जाति का जनगणना हो भी जाती है तो फिर आरक्षण बढ़ेगा कैसे? ऐसे में तो ये लटका रहेगा और जो 27% में आज हालात बने हुए हैं अति पिछड़ों के, वही बने रहेंगे, तो उससे फायदा क्या होगा? हमारे देश में आजादी के बाद जितने भी राजनीतिक दल सत्ता में आए, सबने पिछड़ों को लटकाया है। मंडन कमीशन 43 साल में लागू होता है। कोई किसी की नियत पिछड़े वर्ग के लिए साफ नहीं है कि इनको हिस्सा मिले, वो तो लटका ही जाना है। वो चाहे जनगणना हो, चाहे मंडल कमीशन हो, चाहे रोहिणी कमीशन की रिपोर्ट हो, हर चीज को लटकाया ही जाना। इसके जो भी सरकारें आई वो यही उनका मुद्दा है, वो इसे हल करना नहीं चाहते। जब हल कर देंगे, अब आपने कहा कि 50% का ईडब्ल्यूएस करा करके 60%, वो बोलते हैं कि वो जाति के आधार पे नहीं, आर्थिक आधार पे। तो आर्थिक आधार आश्रय है नहीं, संविधान में नहीं, उसके लिए अमेंडमेंट कराया गया है। नहीं कराया गया, लेकिन वही तो मैं कह रहा हूँ कि ओबीसी का आरक्षण मंडल कमीशन का 43 साल में लागू होता है और ईडब्ल्यूएस एक सप्ताह में आता है और एक सप्ताह में ही वो राष्ट्रपति से मंजूर होकर के और अध्यादेश बन के लागू हो जाता है। ये तो सरकार के दम पर है जो है।
वो तो इस करने को बैठे ही हैं। तो जब ये है कि जब वो भिन्न भिन्न मुद्दों को ला करके ओबीसी को इस रास्ते से भटका देते हैं और हमारे नेता ही भटके हुए हैं। ऐसा नहीं है कि पब्लिक भटकी हुई है, नेता ही भटके हुए हैं। जब नेता भटके हुए केवल अपने स्वलाभ के लिए अपने सब में भटक जाते हैं। सर मेरा एक आखिरी सवाल आपसे ये रहेगा। पासवान जी हैं, जी हमने पासवान जी के मैं साथ रहा हूँ, बीपी सिंह जी के साथ भी मैं रहा हूँ जनता दल में। ये तिगड़ी थी तब, शरद यादव, रामविलास पासवान और बीपी सिंह, ठीक। और तब दबाव बना करके ये मंडल कमीशन लागू किया बीपी सिंह ने, वो भी पूरा नहीं हुआ। उसकी पहली जो 7 लाइनें हैं मंडल कमीशन की, उसमें आप पढ़ लीजिए, वो 7 लाइनें अगर लागू कर दी जाती पहले फंडामेंटल, तो अब कम से कम 60% मंडल कमीशन लागू, उन्होंने एक भी नहीं किया। अब आप देखिए, पहली लाइन है कि जो भी आरक्षण वर्ग में हमारे आरक्षित जो आवेदन होगा और जो बच्चे हमारे उसमें टेस्ट में जो जनरल क्रॉस को मेरिट को क्रॉस करेंगे वो जनरल में गिने जाएंगे, क्योंकि मदद तो कमजोर को ही दी जाती है, केंद्र की जबरदस्त को। भाई जो पहलवान है उसे मदद की कहाँ। लेकिन अब तो सर ये हो गया है कि अगर आपने ओबीसी में भरा है और आप ओबीसी की मेरिट को क्रॉस करके जनरल में जा रहे तो आप ओबीसी में ही रहेंगे। वो तो यार भाई बीजेपी की चाल है, भाई बीजेपी ने ही तो किया। बीजेपी ये कहती है कि हम आपको आरक्षण देंगे लेकिन जात के आधार पर देंगे, चाहे भले ही आप मेरिट को क्रॉस। लेकिन ये मुद्दा गांव देहातों तक नहीं पहुंच पा रहा है। ये बात सही, हम पहुंचा रहे हैं लोग, ऐसा नहीं हम लोग लगे हुए हैं। यही कमी रही है कि हम लोग अभी जो ग्राउंड लेवल पे हम लोग काम नहीं कर पा रहे हैं। अभी केवल हम लोग टेबल पे लड़ रहे हैं। आपने देखा है हर योजना कभी कभी पहले टेबल बनती है और टेबल पे बनने के बाद तब जाके निचले स्तर पर जाती है जी। तो अभी हम लोग उसी तैयारी में लगे हैं। और अभी जो बात उठ रही थी, जैसे बाबू रामपाल जी ने उठाई है कि हमारा समाज, अभी हम लोग उनको राजनीतिक स्थिति क्या है हमारी या राजनीति के क्या क्या लाभ हैं, अभी हम लोग उन्हें इससे समझाने में अक्षम रहे हैं जी। इसीलिए हमारे कौम की राजनीतिक सोच नहीं है, और जिन कौमों में राजनीतिक सोच भूख जग गई वो हमसे आगे हो गए। सर मेरा सवाल आपसे आखिरी ये रहेगा, हम मध्य प्रदेश में देखते हैं ओबीसी आरक्षण पूर्ण तरीके से लागू नहीं, 17% के आसपास लागू है, 14% के आसपास, माफ कीजिएगा। और मोहन यादव बार बार इस चीज को लेकर बोलते हैं लेकिन वो मामला लटका रहता है। और इंदिरा साहनी केस जो है एक बड़ा जजमेंट है जो आरक्षण की कैप को लेकर है। हम ये देखते हैं कि अगर जातिगत जनगणना हो जाती है ओबीसी, फिर अगर जातिगत जनगणना होगी, आंकड़े डिस्क्लोज किए जाएंगे तो दबाव बनेगा कि रिजर्वेशन की कैप को हटाकर मतलब ओबीसी रिजर्वेशन बढ़ाया जाए। लेकिन हम देख रहे हैं ये सरकार की जो मंशा है, कहीं ना कहीं जहां ये खुद नहीं लड़ पाते वहां ये घुमा के मामला सुप्रीम कोर्ट से ले आते हैं। तो ऐसे में अगर जाति का जनगणना हो भी गई, आरक्षण बढ़ने की बात भी हुई, तो फिर क्या सुप्रीम कोर्ट का जो इंदिरा साहनी वाला मैटर है वो इस आरक्षण को रिस्ट्रिक्ट नहीं करेगा? जैसे आज के हालात में हम देखते हैं कि मध्य प्रदेश में 27% भी नहीं मिल रहा है, वहां रिस्ट्रिक्ट किया हुआ है। इस सवाल से पहले एक सवाल ये बनता है, जो ये ईडब्ल्यूएस 10% आरक्षण दे रहे हैं वो कहाँ से दे रहे हैं? वो क्या 50 से 60% में दे रहे हैं, ओबीसी के कैटेगरी, ओबीसी का हिस्सा खा के दे रहे हैं? वो तो झोल है, बहुत बड़ा झोल है भाई। वो आर्थिक आधार पे है तो ओबीसी आरक्षण भी तो जब यहाँ जो है कि क्रीमी लेयर लागू है, ये भी तो आर्थिक आधार पे है। ये पूरा ओबीसी में से ही दे रहे हैं। और यहाँ आरक्षण में घोड़ा के पैर में लगाम बांधना चाहिए, तो फिर कमजोर लोगों के पैर में बांधा गया है जंजीर। भाई तुम ओबीसी और 27 से बाहर नहीं जाओगे, तुम 80 और 20 से बाहर नहीं जाओगे, और टोटल 50 से बाहर नहीं जाओगे। ये 50% कौन खाएगा? फॉरवर्ड ही तो खा रहा है। तो सही मामले में जो 27% आरक्षण ओबीसी को, इसका लोगों को दर्द है, 20% एससी को है, दर्द है। ये 15% जनसंख्या को 50% आरक्षण, इस बात किसी ध्यान नहीं जाता है। हाँ, वो बात उसको लेकर बिल्कुल बोलता हूँ कि वो आरक्षण अगर हम उसको संविधान के बेस पर देखा जाए तो वो नल एंड वॉइड है, वो एग्जिस्ट ही नहीं करता है, बिल्कुल नहीं करता। लेकिन जब हम बात करते हैं मध्य प्रदेश की, मध्य प्रदेश में जब हम ओबीसी आरक्षण की बात करते हैं 27% ना मिलकर 14% मिलता है। 14% तो होना तो ये चाहिए भाई। 15% जनसंख्या फॉरवर्डो की है, हाँ। तो 15% आरक्षण जितनी जनसंख्या उतनी उन्हें दे दो, और बाकी जिनकी जनसंख्या उतना दे दो, तो जो आरक्षण को रोना रोते वो भी नहीं रोएंगे। लेकिन यहाँ उल्टा ही है, 15% को 50% आरक्षण, 60% हो गया। हाँ 60% आरक्षण, और 60% को
27% आरक्षण, मैं और ये- फिर भी पेट में दर्द मैं है यही बोलता हूँ कि इसको लेकर बात फिर मेरिट की बात करने लगते हैं ना सर, जी। कि मेरिट नहीं रहेगी, मेरिट खराब हो जाएगी, डॉक्टर्स जो आएंगे वो पेट में कैंची छोड़ देंगे, इस तरीके का नरगल भाई ये कोई गारंटी नहीं है ना कि आरक्षण वाला पेट में कैंची छोड़ता है और मेरिट वाला ये कैंची नहीं छोड़ता इतिहास है। का रिकॉर्ड है। ये बताइए, आरक्षण वालों को दोष दिया जाता है। एक चीफ जस्टिस रिटायर हुए, उनका बयान आया था कि ये आरक्षण वाले हरामी होते हैं, ये शब्द थे। ये संविधान के विरोध में गाली भी है, लेकिन इस देश में उन पर कोई कार्रवाई नहीं हुई। ये बात विचारणीय प्रश्न है। बात यह है, अभी आपके उत्तर प्रदेश में 69,000 भर्ती का मामला चल रहा है। बिल्कुल चल रहा है, 5 साल से चल रहा है, 6 साल से, जबकि देश की हाई कोर्ट ने, प्रदेश की हाई कोर्ट ने, सुप्रीम कोर्ट और देश की सर्वोच्च न्यायालय ने इसको दोषी माना उत्तर प्रदेश सरकार को। और बिल्कुल ये कहा कि 19,000 की बेईमानी हुई। अब इस 19,000 के झोल में आ जाइए आप। 19,000 तो वो झोल हुई जो बच्चों को आना था। अब 19,000 बच्चे जो हमारे जनरल में क्रॉस हुए, हाँ, तो 38,000 की बेईमानी हुई। बिल्कुल। और 4,000 अनुसूचित जाति यानी शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब की बेईमानी हुई। यानी इस 69,000 में इस योगी सरकार ने 42,000 शिक्षकों की बेईमानी की है। इसको सुप्रीम कोर्ट मान रहा है, लेकिन केंद्र सरकार और राज्य सरकार इसको मानने को तैयार नहीं है। आनंद फानन में जब आर्डर होता है तो 3 दिन में नियुक्ति पत्र बांटे जाते हैं। तत्काल ये सुप्रीम कोर्ट चली जाती है उत्तर प्रदेश सरकार, और तीसरे दिन हमको स्टे ऑर्डर मिल जाता है। बात यह है कि सरकार ने इस देश की जो संवैधानिक संस्थान है, वो चाहे सुप्रीम कोर्ट हो, हाई कोर्ट हो, इलेक्शन कमीशन हो, ईडी हो, सीबीआई हो, सब पे शिकंजा कर रखा है। आपने देखा कई जजमेंट जो हुए हैं आज तक, चीफ जस्टिस ने, सीजेआई ने, केवल वो किसी तथ्य के, यानी हर जो भी न्यायालय का ऑर्डर होता है वो मेरिट के आधार पर होता है, उसके गुण दोषों का अध्ययन किया जाता है। कई आप अध्ययन देख रहे हैं, ऑर्डर जो हुए हैं वो केवल इस आधार पर हुए हैं कि ये इसलिए होना चाहिए कि मूव ये चाहता है। आपने पढ़ लिए, तो ये बताओ कहाँ ये न्यायपालिका रह गई, कहाँ रह गई? कहाँ ऐसे देश में या ऐसे सरकार के समय में हम यानी न्याय की उम्मीद करते हैं कि हमको सुप्रीम कोर्ट न्याय देगी? आप देख रहे हो, ये सीधा नियम है कि जब कोई सीजीआई जज रिटायरमेंट होता है, सेवानिवृत्त होता है, तो 6 महीने तक किसी भी राजनीतिक पद को ग्रहण नहीं कर सकता। कूलिंग पीरियड कहा जाता है उसको। लेकिन आप देखिए हमारे देश में सब जज तत्काल 1 महीने बाद ही राज्यसभा भेजे गए, कोई सब चले गए। 4-5 की बात बताऊं, जब से लोया कांड हुआ है, उसके बाद तमाम जस्टिस इसी बात पे चले गए। तो इन्हें किसी संविधान से, इन्हें किसी से कोई मतलब नहीं है। ये अपनी तानाशाही सरकार है, जिसको जो देना चाहे देने की मनसा में रखते हैं। लेकिन इन्होंने केवल देश में एक ही है, वो जान चुके हैं कि इनको हिंदू मुस्लिम के नाम पे बांटे रहो और अपनी सरकार बनाते रहो। सर मैं ये